वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज़ क्लास। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संश्लेषित रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी मोती जो होते हैं उनको इकट्ठे एक धागे में एक एक मोती को पिरोया जाता है और एक माला बन जाती है, और पिन्स को एक दूसरे में पिरो दिया जाता है तो उसकी भी एक लंबी चेन तैयार हो जाती है। इसी तरह से संश्लेषित रेशे भी जो होते हैं वो भी कैसे तैयार होते हैं, इसी तरह से छोटी छोटी इकाइयों को लेकर ये संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं। जैसे एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है, और इस प्रकार अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई तैयार करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुलक। तो यहीं से हमारा एक प्रश्न बन जाता है। प्रश्न बनेगा कि बहुलक किसे कहते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक क्या है। बहुलक एक श्रृंखला बनाई हुई, किससे, छोटी छोटी इकाइयों से एक लंबी श्रृंखला तैयार की जाती है, जिसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक को इंग्लिश में हम पॉलीमर बोलते हैं। यहाँ पे पॉली का अर्थ क्या है, अनेक। पॉली मतलब अनेक। मोनो का मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक। और मर का जो मतलब है उसका क्या होता है अर्थ, इकाई। तो पॉलीमर क्या होगा, कई इकाइयाँ आपस में मिलकर जो एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। तो ये जो संश्लेषित रेशे हैं ये भी क्या हैं, पॉलीमर हैं। तो कुछ संश्लेषित रेशों की हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आता है रेयॉन। अब रेयॉन क्या है, इसको दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम रेशम भी इसको कहा जाता है। इसको और क्या कहते हैं हम, कृत्रिम रेशम भी इसको कहा जाता है। और ये है क्या, जैसे रेशम की साड़ियाँ आपने देखी होंगी, रेशम के कपड़े आपने देखे होंगे, जो फेस्टिवल्स में या किसी ख़ास ओकेज़न पे घर की लेडीज़ जो हैं वो पहनती हैं। लेकिन जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया हुआ रेशम होता है, रेशम के कीट से जो प्राप्त किया हुआ रेशम होता है, बहुत महंगा होता है। और इसी का एक रिप्लेसमेंट है रेयॉन। रेयॉन क्या है, एक कृत्रिम रेशम है। बिल्कुल लुक जो है वो रेशम के जैसी ही है, और इसका टेक्सचर जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये क्योंकि ये एक रसायनों से तैयार हुआ है, इसमें क्या होता है कि लकड़ी की लुगदी तैयार करते हैं, और लकड़ी की जो लुगदी होती है उसको ये रसायनों से अभिक्रिया करवाते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें से एक पतली सी तार बनाई जाती है। जो लकड़ी की लुगदी तैयार करते हैं उसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं और एक लंबी सी तार बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम कहते हैं, और इसका नाम क्या है, रेयॉन। और ये रेशम जो है असली जो रेशम होता है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है उससे काफ़ी सस्ता होता है, और कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है। और इसका यूज़ जो है, जैसे ये कालीन वगैरह बनाने में, साड़ियाँ बनाने में, रेशम की कपड़े बनाने में इसका प्रयोग जो है वो लिया जाता है। अब दूसरा आता है हमारे पास जो है नाइलॉन। जो नाइलॉन है उसमें कोई भी, जैसे रेयॉन को तैयार करने के लिए तो हमने लकड़ी की लुगदी ली थी, यहाँ पे लकड़ी की ऐसी कोई लुगदी नहीं है, कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है, ये प्योर केमिकल से मिलकर बना है, दैट इज़ नाइलॉन। तो नाइलॉन का जो तंतु है प्योर रासायनिक है, इसमें किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उपयोग हम इसका नहीं करते हैं। और नाइलॉन का जो रेशा है बहुत ही प्रबल होता है। नाइलॉन के ये एक अन्य प्रकार का मानव निर्मित रेशा है, और बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग के लिए बनाया गया है। और इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, कौन से ये प्राकृतिक कच्चा माल जो नहीं है, रसायनों से बना है, कौन से हैं वो, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है।
और ये इतना प्रबल होता है, नायलॉन रेशा प्रबल और हल्का है। इससे हम इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग हम जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ़ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपर बैग, पर्दे और यहाँ तक कि हम पैराशूट का उपयोग भी, पैराशूट बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो पर्वतारोही जिस रस्सी का उपयोग करते हैं वो भी किससे बनी होती है? वो भी नायलॉन से ही बनी होती है। ये पिक्चर में भी बिल्कुल आपको क्लियर है कि जो पैराशूट है वो भी नायलॉन से बना है, और जो पर्वतारोही जो रस्सी का उपयोग करता है वो भी किससे बना है? नायलॉन का ही बना है। और इसके अलावा ये तो हो गए दो, रेयॉन और नायलॉन, और इसके साथ साथ दो और हैं। एक है आपके पास पॉलिस्टर और एक आता है एक्रिलिक। जो पॉलिस्टर है, जैसे आपने ये कई टेरिकॉट की कमीज़ें आपने सुनी होंगी, पॉलिस्टर और एक्रिलिक है। पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है। तो कई, जैसे आपने देखा होगा कि टेरिकॉट के कपड़े जो हैं वो प्रचलन में आते हैं, पॉलिस्टर की कमीज़ें हैं वो प्रचलन में हैं, और उनमें होता क्या है कि उनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आसानी से वो धुल भी जाते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी जो लुक है वो भी अच्छी बनी रहती है। इसका जो पॉलिस्टर है उसका जो नाम है वो कहाँ से आया है? पॉलिस्टर क्या है? पॉली प्लस एस्टर। एस्टर एक केमिकल है, एक रसायन है, और एस्टर का जब बहुलक बन जाता है, पॉली का मतलब हमने पहले भी देखा है कि एक से ज़्यादा, ये पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे जब एक से ज़्यादा एस्टर के जो मॉलिक्यूल हैं जब जुड़ जाते हैं तब वो क्या बनाता है? पॉलीएस्टर बनता है, पॉलिस्टर हम उसको बोलते हैं। और ये पॉलिस्टर के फ़ायदे वही हैं कि इनकी लुक जो है वो अच्छी होती है, इनको सिलवटें नहीं पड़ती हैं, और इनका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? जैसे इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म, तार और अन्य बहुत उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको बनाने में भी हम इसका करते हैं। अब जैसे कपड़े हैं, पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है, ये कपड़े भी जो हैं वो भी पॉलिस्टर के नाम से ही हैं, पॉलिस्टर से ही बनते हैं। और इसके अलावा ऊनी वस्त्र, जो आजकल ऊन चलती है, पुरानी ऊन को तो आपने देखा होगा कि जब अपनी हमारी दादियाँ गर्म कपड़े संभालती थी तो वो पेटी में उसके साथ वो फिनाइल की गोलियां भी डालती थी। लेकिन आजकल के जो ऊनी कपड़े हैं वो बिल्कुल हम ऐसे ही रख देते हैं, कोई उसको पर्टिकुलर इस तरह से संभाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक कृत्रिम रेशा है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्रिलिक। ये ऊनी वस्त्र जो आजकल आ रहे हैं वो किससे बनते हैं? एक्रिलिक से बनते हैं। ये एक तरह की ऊन है, क्योंकि प्राकृतिक स्रोतों से भी जो ऊन मिलती है वो काफ़ी महंगी होती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं, और इनको विविध रंगों में ये हमें मिल भी जाती हैं। और इसके सस्तेपन के कारण भी और टिकाऊ होने के कारण ये टिकाऊ भी है और सस्ता भी है, सभी की पहुंच में है, इसीलिए ये लोकप्रिय भी हो रहा है। अब ये जो चीज़ है ऊनी वस्त्रों का हमने देखा, हमने पॉलिस्टर का देखा, हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा, हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा। इन सभी संश्लेषित रेशे हैं, और इन सभी में कुछ कॉमन चीज़ें आती हैं कि जो संश्लेषित रेशों के गुण धर्म हैं ये क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं। तो संश्लेषित रेशों के गुण धर्म में सबसे पहले तो ये आता है कि ये टिकाऊ है। दूसरा ये आता है कि ये प्राकृतिक रेशों से सस्ते हैं। तीसरा ये आता है कि ये इनको पूरी प्रॉपर संभाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये आसानी से धुल भी जाती है, ये इनमें सिलवटें नहीं पड़ती,
और इनके आसानी से उपलब्ध भी हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं, कम महंगे हैं, रख रखाव में सुविधाजनक हैं, जिस वजह से ये आजकल के टाइम में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। अब ये इनके जो गुणधर्म हैं यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो ये जो कारण है, गुणधर्म है हमारे पास संश्लेषित रेशों के, जिस कारण इनका जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब इसके बाद आते हैं हम प्लास्टिक पर। प्लास्टिक तो अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये चीज़ें प्लास्टिक की हैं या ये चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे ये भी जो प्लास्टिक है वो भी क्या है, एक बहुलक होता है और क्रमबद्ध तरीके से इनके जो मोनोमर्स होते हैं, मोनो मतलब एक, मर मतलब इकाई, तो एक एक इकाई को एक क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। और जो प्लास्टिक होता है अब वो भी कई तरह का है। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक जो होता है वो कबाड़िए जो होते हैं, जो स्क्रैपर्स होते हैं, वो ले जाते हैं, उनको रिसाइकल किया जा सकता है। तो लेकिन जो प्लास्टिक होता है, जैसे स्विच बोर्ड टूट जाते हैं, वो तो हमें फेंकने ही पड़ते हैं, क्यों, वो रिसाइकल नहीं हो सकते। अब आपके जो कुकर वगैरह के हैंडल हैं, फ्राई पैन के हैंडल हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन वो जो प्लास्टिक है वो एक बार अगर टूट जाता है तो हमें उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ता है। उसको आगे हम जो रिसाइकल है उस सिस्टम में वो नहीं जाता है। तो उस हिसाब से कौन सा रिसाइकल में जाता है, कौन सा रिसाइकल में नहीं जा पाता है। तो इस बिहाफ पर हमारे जो प्लास्टिक है वो दो टाइप्स के आते हैं। एक आते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक हमारा है थर्मोप्लास्टिक, वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सफलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, हमारा जो ब्रश है या टूथब्रश, और जो बच्चों के खिलौने हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो कई बार हम बच्चे का मन बहलाने के लिए उसके दोनों किनारों को गर्म कर लेते हैं और गर्म करके उनको आपस में चिपका देते हैं, तो खिलौना जुड़ जाता है, बच्चा खुश हो जाता है। तो इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं जिनको हम थोड़ा सा गर्म करके पिघला सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं या उसकी आकृति बदल सकते हैं, तो इस तरह का जो प्लास्टिक होता है हम इसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक नाम देते हैं। अब जो पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, थर्मोप्लास्टिक की। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर निर्मित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा और कौन सा प्लास्टिक आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, जिन्हें हम एक बार जिस सांचे में ढाल देते हैं उसके बाद हम उसको ऊष्मा देकर गर्म करके उसको नरम नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नरम नहीं कर सकते, और एक बार जिस सांचे में वो ढल गए वो उसी सांचे में ही ढल जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट और मेलामाइन ये जो हैं ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे बनाने में इनका काम लिया जाता है। उसी तरह से मेलामाइन ये भी एक बहुउपयोगी पदार्थ है। ये आग का प्रतिरोधक है तथा प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, और ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। अब जैसे जो हमारे अग्निशमन में जो काम करते हैं कर्मचारी, वो इसी के ही वस्त्र जो है वो पहनते हैं, क्योंकि अग्निशमन का काम करना है तो आग बुझाने का काम करना है, तो खुद को तो आग से बचाना पड़ेगा, तो इसलिए जो उनके कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेलामाइन से बने होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो प्लास्टिक है उसका चलन इतना बढ़ क्यों गया है, ये एक विकल्प के तौर पर क्यों आ गया है। नंबर एक, सबसे पहले तो है कि प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है,
कि प्लास्टिक जो है किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। अब प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप अचार भी डाल देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नींबू का रस अगर भर कर रख देते हैं तो भी उसके साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये अभिक्रिया नहीं करता है प्लास्टिक जो है किसी भी चीज़ के साथ। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हम धातु के किसी बर्तन में अचार या नींबू का रस हम क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि धातु जो होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और विषैला पदार्थ बनाती है। लेकिन जो प्लास्टिक है उसके बर्तन में प्लास्टिक जो है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए हम इसमें बिना सोचे समझे कुछ भी जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है, प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल है और चिरस्थायी है। अब प्लास्टिक का बर्तन है, गिरेगा टूटेगा भी नहीं, हल्का होता है, छोटा बच्चा भी इसको उठा सकता है, और प्रबल है, मजबूत है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता है। इसलिए प्लास्टिक का जो चलन है वो आजकल काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इसके अलावा जो है प्लास्टिक कुचालक है। अब प्लास्टिक कुचालक होने के कारण ही तो हम इसका उपयोग जो है वो बिजली के बोर्ड बनाने में, बिजली के स्विच बनाने में हम करते हैं ताकि हमें झटका ना लगे। और जैसे पुराने ज़माने में जो आती थी हमारी प्रेस वगैरह वो लोहे की बनी हुई होती थी, लेकिन आजकल की जो हल्की प्रेस हैं उनमें तो ऊपर प्लास्टिक का आवरण ही है ताकि झटका ना लगे। फिर उसके बाद जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा का भी कुचालक है, तो इसीलिए जो बर्तनों के हैंडल हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। तो ये सारे कारण जो हैं वो ये इसीलिए हैं कि प्लास्टिक का चलन जो है वो इन्हीं कारणों से बढ़ गया है। प्लास्टिक ना तो किसी चीज़ के साथ अभिक्रिया करता है, प्लास्टिक हल्का होता है, प्लास्टिक मज़बूत होता है, लंबे समय तक चलता है, इसमें जो चमक है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है और गिर जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊष्मा का और बिजली का ये कुचालक होता है, जिस वजह से हम इनका उपयोग जो है वो अपने इसमें बिजली के बोर्ड बनाने में, स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे तैयार करने में हम इसका यूज़ करते हैं। ना तो ये पानी में गले काफ़ी टाइम तक, तो पानी की जो अंडरग्राउंड पाइपें हैं वो भी क्या है, प्लास्टिक की बनती हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने इसमें प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो प्लास्टिक है उससे पर्यावरण को नुकसान होता है। पर्यावरण को नो डाउट इससे नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो जैव अनिम्नकरणीय है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, जिस वजह से अगर इसको आप मिट्टी में हज़ारों सालों तक दबा कर रख देंगे लेकिन ये एज़ इट इज़ ही आपको हज़ारों साल बाद भी एज़ इट इज़ ही मिलेगा। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये गलेगा नहीं मिट्टी में रहकर। तो पर्यावरण में अगर एक बार प्लास्टिक स्क्रैप के तौर पर आ जाता है तो वो वहाँ पे लंबे समय तक, नहीं हमेशा से वो वहाँ पे रहता है। इस वजह से जो प्लास्टिक है उसका पर्यावरण को नुकसान होता है। पानी में है, ये गलेगा नहीं, तो पानी की जो नालियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, नदियों में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि गलेगा नहीं ये और उसमें से कोई पैसेज नहीं बन पाता है, जिस वजह से पर्यावरण को ये बहुत नुकसान देता है, प्रदूषण करता है। अगर जला देते हैं तो वायु प्रदूषण करेगा, अगर पानी में फंस जाएगा तो जल धीरे धीरे प्रदूषित होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से यही कहा जाता है कि जो प्लास्टिक है उससे पर्यावरण को नुकसान है। लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष देखा जाता है तो प्लास्टिक का पर्यावरण को फ़ायदा भी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम प्लास्टिक की कुर्सियाँ, मेज़ या और धातु के जो है की जगह पे हम प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो जो कुर्सियाँ, मेज़ हैं अगर हम प्लास्टिक की नहीं बनाएंगे तो लकड़ी की बनाएंगे या धातु के बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करना पड़ेगा। प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करेंगे तो उससे पर्यावरण को उससे भी नुकसान होगा। तो इस वजह से प्लास्टिक जो है, अगर बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं, तो अगर प्लास्टिक के नहीं यूज़ करेंगे
तो ऑब्वियसली धातु के या कांच के इन्हीं के यूज़ करेंगे, तो धातु के करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करना पड़ेगा। तो जिस वजह से प्लास्टिक का अगर पर्यावरण को नुकसान भी है तो प्लास्टिक का पर्यावरण को फ़ायदा भी है। क्यों? क्योंकि जितना हम प्लास्टिक का उपयोग करेंगे उतना ही हमारे पास हम जो हैं वो प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से लकड़ी का लेना है, इमारती लकड़ी लेंगे या कुछ और लकड़ी का उपयोग करेंगे, तो वो जो चीज़ होगी वो हम रिप्लेस होगी प्लास्टिक के साथ। तो पर्यावरण को फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हम प्लास्टिक का प्रयोग जब कर रहे हैं तो प्राकृतिक स्रोतों का दोहन जो है वो कम हो गया है। तो इस वजह से दोनों चीज़ें हैं, पर्यावरण का प्लास्टिक से नुकसान भी है, लेकिन प्लास्टिक के उपयोग के कारण हम पर्यावरण को बचा भी रहे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं तो हमें फ़ायदे की तरफ ज़्यादा चलना है। तो इस वजह से हमारे जो है 5 R आ रहे हैं। 5 R जो हैं वो पर्यावरण को बचाने का एक तरह का फॉर्मूला है, जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हमें इन 5 R का जो सूत्र दिया है, जो 5 R का सिद्धांत दिया है, हमें उसको फॉलो करना है। अब वो 5 R का सिद्धांत है क्या? देखिए, 5 R का सिद्धांत है उपयोग कम करिए, मीन्स रिड्यूस। पहला R क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है? किसी भी चीज़ को कम करना। तो यहाँ पे प्लास्टिक का उपयोग हम करें ही कम। फिर उसके बाद दूसरा R हमारे पास क्या आता है? रीयूज़। रीयूज़, यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना, री मतलब पुनः। हम कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो आप कोई बाज़ार से कुछ लेकर आए हैं, मान लो बॉर्नवीटा ही लेकर आए हैं, बॉर्नवीटा के प्लास्टिक का डब्बा कैन आता है, तो घर पे आके बॉर्नवीटा तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन बॉर्नवीटा का जो डब्बा है वो खाली हो गया। अब उसको फेंकने की बजाय अगर हम घर पे कोई दाल लेकर आते हैं तो दाल को स्टोर करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उस खाली डब्बे को हमने क्या कर लिया? रीयूज़ कर लिया। अचार डाला तो अचार के लिए नया मर्तबान ख़रीदने की बजाय अगर हम उसी प्लास्टिक का जो खाली हुआ डब्बा है उसी में ही डाल लेंगे, तो ये चीज़ क्या है? रीयूज़ है। फिर उसके बाद आपका तीसरा R आता है रीसाइकल। रीसाइकल का मतलब जैसे कोई चीज़ आपकी टूट गई है, तो टूटने के बाद वो हमारे उपयोग की तो रही नहीं, उसको बाहर फेंकने की बजाय हम जो स्क्रैपर्स आते हैं उनको हम बेच सकते हैं। तो उनको जब बेच देंगे वो आगे उसी चीज़ को फैक्ट्रियों में भेज देंगे, फैक्ट्रियों में उन्हीं चीज़ को पिघला के उनका एक नया बर्तन और बनाकर वो मार्केट में वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है? रीसाइकल करना। फिर उसके बाद है अगला R क्या है? रिकवर, कि पुनः प्राप्त करें। पुनः प्राप्त करें, जैसे अखबार है, न्यूज़पेपर है हमारे पास, जो न्यूज़पेपर हैं वो हमने पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, उसके बाद तो हमें उन न्यूज़ की कोई ज़रूरत तो रहती नहीं है। हाँ, अगर कईयों को थोड़ा सा कटिंग वगैरह इकट्ठा करने का शौक़ है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन न्यूज़पेपर एक बार पढ़ने के बाद बेकार है। तो जो न्यूज़पेपर है वो भी स्क्रैपर्स को हम वापस दे सकते हैं। उसी पेपर को वापस ये रीसाइकल करके उसको वापस उसी तरह से नया कागज़ और तैयार करके दोबारा फिर से सर्कुलेशन में आ सकता है, तो ये हमने उसको रिकवर कर लिया। फिर उसके बाद है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या होता है कि ये आदत जो है वो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हम मार्केट में गए, किसी बच्चे का बर्थडे है तो हमने उस बच्चे के लिए गिफ्ट लिया। अब गिफ्ट का चलन क्या है कि गिफ्ट को जी रैप करवाना है, लेकिन जो गिफ्ट रैपिंग है वो किस कागज़ से होती है? ऑब्वियसली वो एक प्लास्टिक का होता है कवर, और जो है उसको हम कैरी बैग जो लेते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। अगर हम इन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दें कि कवर तो बाद में जाके बच्चे ने उतारना ही है, और जो हम कैरी बैग लेकर गए हैं उसको भी बच्चे ने फेंकना ही, उसको मतलब किस चीज़ से है? गिफ्ट से है। तो जो गिफ्ट है हम सिर्फ उसको वो गिफ्ट ही दें ना, बाकी उसके जो ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने उसका सामान लिया है हम उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और
अगर एक रिफ्यूज़ के एक और एग्जांपल है कि जब मार्केट में जाते हैं, घर से ही हम एक थैला जो है कपड़े का बना हुआ वो लेकर जाएं, मार्केट में से कोई भी चीज़ पॉलीथीन में वो दे रहे हैं तो हम उसको रिफ्यूज़ कर दें कि नहीं, हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ हम अपने साथ कपड़े का बना हुआ बैग जो है वो लेकर आए हैं, आप इसमें डाल दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, पहला आर जैसे आपका रिड्यूस का आ जाता है, दूसरा आर आपका रीयूज़ का आ जाता है, तीसरा आपका रिसाइकल का आ जाता है, चौथा आपका रिकवर का आ जाता है, पांचवा आपका रिफ्यूज़ का आ जाता है। ये 5 आर का सिद्धांत जो है ये प्लास्टिक को या इसके चलन को इतना उपयोगी बना देगा कि इसके जो डैमेज हैं वो कम हो जाएंगे, लेकिन इसके फ़ायदे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर कृत्रिम ये संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। उम्मीद है आप जो क्लास है वो रेगुलर अटेंड भी कर रहे हैं, लेक्चर सुन भी रहे हैं, क्योंकि बुक रीडिंग जो होती है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए इसको चैप्टर को आप 1-2 बार सुनिए, फिर उसके बाद इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको भेज दूँगी, वो आपने नोटबुक्स पे करने हैं। और सिलेबस को आप प्लीज़ कंटिन्यू जो है वो इसको करते रहिए, ताकि हम ऑनलाइन टेस्ट जो हैं वो भी स्टार्ट कर सके। 2-4 चैप्टर ख़त्म कर लें, उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।